नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपनों के दुश्मन जवान बन रखे हैं, और फिर क्यों? क्या जवानों को नहीं मिल रही है जरूरी सुविधाएं, जिसके अभाव में घटनाएं इस तरह की हो रही हैं? क्या मानसिक तनाव में काम जवानों को करना पड़ रहा है? लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर बीती रात गोलियां चला दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। घटना रविवार रात करीब 1 बजे की है, जब सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना इलाके के लिगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में जवान सो रहे थे। इस दौरान रात की ड्यूटी पर तैनात रितेश रंजन नाम के जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। इस घटना पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। लिंगापल्ली जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना, और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है। सारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से ये स्थिति बनी, और ये नहीं होना था जो हुआ। तक के मुझे जो जानकारी मिली है वो, चूँकि उसका स्थानांतरण जम्मू कश्मीर हो चुका था, 13 तारीख को उसकी छुट्टी भी स्वीकृत हो गया था। अब किन परिस्थिति हुआ वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या परिस्थिति बनी कि उनको ब्रस्ट फायरिंग करना पड़ा और 4 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ घायल हुए। वैसे आपसी विवाद के चलते जवानों का अपने साथियों पर हमला करने का कोई ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई घटनाओं में जवानों ने अपने ही साथियों पर हमला बोल दिया। 11 मई 2012 को जगदलपुर के निकट तेली मारेंगा दूरदर्शन केंद्र में ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल ने अपने साथियों पर गोलीबारी की, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2012 को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर स्थित सीआरपीएफ 112 बटालियन कैंप में कांस्टेबल ने सो रहे साथियों पर फायर किया, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी। 9 दिसंबर 2017 को बीजापुर जिले के बासागुड़ा सीआरपीएफ 168 बटालियन के कैंप में जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी। 19 जून 2019 को बीजापुर जिले के मिंगाचल सीएएफ कैंप में जवान ने AK-47 से साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। 3 दिसंबर 2019 को नारायणपुर जिले के कड़ेनार स्थित आईटीबीपी कैंप में कांस्टेबल ने अपने साथियों पर फायरिंग की। 29 जनवरी 2021 को बस्तर जिले के पैरामिलिट्री फोर्स कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान पर फायरिंग की, जिसके चलते एक जवान की मौत हो गई थी। पिछले 1 दशक से बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों में आपसी कहासुनी में गोली चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नक्सलियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले जवान मामूली बात पर साथियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। ये वॉर जोन के वो सवाल हैं जिनके जवाब कैंपों में जवानों की समस्या, बस्तर की जलवायु, भूगोल और समाज को देखकर ही समझा जा सकता है। सुकमा से पवन शाह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक इस तरह के मामले अगर निकलकर सामने आ रहे हैं, तब फिर कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रजनीश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व डीआईजी आर.के. भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आप ही से आज शुरुआत करते हैं। एक अंधे और घनघोर जंगल में गोरिल्ला जैसे अब खूंखार नक्सलियों से अगर हमारे जवान लोहा ले रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, हर कदम पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे जवानों के मन मस्तिष्क में ऐसा आखिर क्या हो जाता है कि वो इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि इतना बड़ा घातक कदम उठाने के पहले वो सही गलत के बारे में भी ना सोच पाए?
देखिए मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि परिस्थितियां जो है वो इस तरह की हो गई हैं कि दुश्मन से बड़ा शत्रु हो गया है हमारे जवानों का तनाव। 2011 में एक अध्ययन के दौरान पाया गया था कि जितने जवान हमारे उस अभियान में नहीं मारे गए दुश्मनों से लड़ते हुए, उससे ज्यादा जवान साथियों की गोली से या आत्महत्या के कारण मारे गए। कारण बड़ा स्पष्ट है इसमें, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है, उसके अंदर इतना तनाव है। अब किन बातों का है तो जहां तक देखे तो अगर सरकारी इसमें देखे तो उनको पदोन्नति के अवसर बहुत कम है। एक कर्मचारी अभी रिटायर हुआ था 2015 में, उसका कहना था कि 40 साल में मुझे सिर्फ एक पदोन्नति मिली। तो भविष्य को लेकर वो हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। दूसरी आप देखिए, कहने को 12 घंटे की ड्यूटी होती है लेकिन लगभग 24 घंटे उनकी ड्यूटी चलती रहती है, और उस ड्यूटी के दौरान उनको मतलब इन ड्यूटी के अलावा वीआईपी ड्यूटी करना है, कानून व्यवस्था संभालना है, ट्रैफिक में भी कभी ड्यूटी लग जाती है। तो इन सब में होता ये है कि वो इतने तनाव में रहता है कि उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और उससे बड़ी दिक्कत हो रही है कि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहुत कमजोर होता जा रहा है। परिवार से उसकी दूरी है, अधिकारियों से उसकी दूरी है, छुट्टी ना मिल पाना है, कम वेतन मिलना है, मनोरंजन के साधनों की कमी है। अगर हम देखें आर्मी से हम कंपेयर करें तो आर्मी में इतनी सुविधाएं हैं और उनको तो लड़ना तब है जब दुश्मन आए हमारे साथ सीमा पे लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो इनको हर दिन हर कहीं ना कहीं ड्यूटी में लड़ाई करनी है और उन परिस्थितियों में करना है जो परिस्थितियां हमेशा बड़ी नकारात्मक होती है। मतलब वो पब्लिक के भी दुश्मन है और इन लोगों के दुश्मन तो है बिल्कुल। तो वो इन तनाव में रहते हैं इन कारण से, और आजकल नए तनाव और चल पड़े हैं, राजनेताओं का दबाव, बिल्कुल बिल्कुल, मानव विभाग का तनाव, ITI कार्यकर्ताओं का, अदालत का, जनता का, और एक नया तनाव अभी नया चालू हुआ है, सोशल मीडिया का तनाव। अभी आपने सुना हो कि कुछ जवान ड्यूटी के दौरान डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है प्रशासन से कि हम विचार करें कि किसी तरह तो वो अपने कैथार्सिस निकाल रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को मनोरंजन कर रहे हैं, और हम बजाय उन्हें प्रेरित करने के उन्हें और दंडित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, उस पर हमें विचार करने की कहीं ना कहीं अब दरकार नजर आती है, क्योंकि अगर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, उस पर कहीं ना कहीं हमें अब सोचने की आवश्यकता है। भार्गव सर, अकेलापन, काम का दबाव, परिवार से लंबे वक्त तक दूर रहना, इसके अलावा भी क्या आपको ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में काम करने वाले जवान के अंदर अवसाद की कुछ और वजहें भी हो सकती हैं जो वो इस दहलीज पर पहुंच जाता है? एक और सबसे बड़ी वजह है और ये है कि उसके परपेचुअल डिप्लॉयमेंट है उसका इस तरह के हार्ड एरियाज में, जहां पर वो सारे समय स्ट्रेस के दबाव में रहता है। अभी जब आर्मी की बात की थी अभी डॉक्टर साहब ने कि आर्मी को फैसिलिटी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने जितनी भी उसकी सर्विस है, अगर एक जवान 35 साल नौकरी करता है तो उस 35 साल में तकरीबन 30 साल वो इसी तरह के इलाकों में सर्विस करता है जहाँ पर उसकी जान को खतरा है, उसकी लिविंग फैसिलिटी उसको नहीं मिलती है, प्रमोशन तो नहीं मिलता, वो तो ठीक बात है जो कहा कि एक जवान जो है जाकर के कहीं 30 साल की नौकरी में उसको कहीं एक बार उसको प्रमोशन मिलता है। यानी उसको सारी इन एडवर्स चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है जिसका कि गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और है जो कि कहा कि कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। देखिए कम्युनिकेशन तो मैंने सवेरे भी इसी तरह एक चैनल पे था, मैंने कहा था ये एक डबल एज वेपन है। कम्युनिकेशन आज की तारीख में मैंने इस तरह से नौकरी की है, इसी तरह के हालात में भी नौकरी की है, जवानों के पास उनके घरों से कॉल बहुत आते हैं और छोटी छोटी बात को भी काफी बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है। यानी कि जो जवान आमतौर के ऊपर अगर पर्टर्ब नहीं भी होगा तो भी उसको उन घर के हालात से उसको पर्टर्बेंस होती है, उसको स्ट्रेस होता है। तो ये तो एक डबल एज वेपन है। अच्छा होगा कि इसको हम उसका इलाज करें, और उसका इलाज सबसे अच्छा मेरे हिसाब से ये है कि जवान को टाइम टू टाइम 2 महीने 3 महीने में एक बार भले ही छोटी छुट्टी भेजा जाए, उसको भेजा जाए ताकि वो घर में जाकर के अपने घर के मसलों को सुलझा पाए। बिल्कुल। दूसरी एक फैक्ट्री साइड के बारे में देखिए गवर्नमेंट को भी या जो भी है उन्हें ये सोचना पड़ता है। देखिए वहां पर जवान नौकरी कर रहा है, वेपन उसके पास में हर समय है, हर समय उसके हाथ में वेपन है। जहाँ वेपन नहीं होता वो शायद आपस में थोड़ा लड़ा करके एक दूसरे को मुक्का मार करके और अपना गुस्सा छांट देंगे,
लेकिन जहां पर उनके हाथ में हथियार है वहां पर अगर थोड़ी भी स्ट्रेस हो और आदमी उस चीज को संभाल नहीं पाए तो उसका अंजाम आपने देखा है। बिल्कुल घातक होता है। एक चीज और है कि जिसको मैं कहना चाहता हूँ जी सर, वो है पुअर डिसिप्लिन और पुअर ट्रेनिंग। अभी के जवान में और आज से जो 15 साल पहले के जवान थे उनकी ट्रेनिंग में, उनकी मेंटल रोबस्टनेस में बहुत अंतर आया है। पहले जवान इन चीजों को, छोटी मोटी चीजों को सहन कर लेता था। आज का जवान इस चीज को सहन नहीं कर पाता क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में फर्क आया है, हमारे जवानों के डिसिप्लिन में भी फर्क आया है। जी बिल्कुल। यादव सर, चूंकि कम्युनिकेशन का जिक्र भार्गव सर ने किया, इससे इतर मैं आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिदृश्य में अधिकारियों और जवानों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, या फिर ये कह लीजिए कि जो रिलेशनशिप का गैप है वो बढ़ रहा है? क्योंकि अमूमन आप लोग जब बड़े बड़े ओहदों पर थे तो आप लोग कोशिश करते थे कि अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखा जाए ताकि उनकी समस्याओं को आप लोग समझ सके, उसका समाधान कर सके और काम में और तेजी लाई जा सके। क्या अब वो चीजें परिवर्तित होती दिखाई देती हैं आपको, यादव सर? ये जो हमारे रजनीश जी ने, भार्गव जी ने बताया, काफ़ी बहुत ही ठीक पॉइंट बताए हैं जी। सबसे पहले तो मैं उन जवानों को जिनके परिवार में ये घटनाएं हुई हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत दुखद बात है। बस्तर आज के ज़माने में यदि पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे कठिन और सबसे जटिल जो है वो एक वार जोन है, मतलब लड़ाई का क्षेत्र है। क्योंकि और बाकी जगह पे देखें, नॉर्थ ईस्ट का लें या पंजाब का भी जो समय था या अभी जम्मू कश्मीर का है, तो उसमें और इसमें मूलभूत अंतर ये है कि उन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से लगातार जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो संरचनाएं हैं, जो मूलभूत संरचनाएं हैं, वो वहाँ पे धीरे धीरे बनती गई और वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होती गई। सुविधा तो नहीं कह सकते, मतलब एक मूलभूत जो ज़रूरतें वो पूरी होती गई। बस्तर जो है उसमें सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं के लिए ही लड़ना पड़ता है। जब 2011, 12, 10 में जो घटनाएं हो रही थी, तो जब सुबह सुबह वो अपने सामान्य जो नेचुरल कॉल के लिए जाते थे, उसमें भी उन नक्सलियों से मुठभेड़ होती थी और उसमें भी बहुत जान शहीद हुए हैं। दूसरा तो ये, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ है। जो अभी बात की कि विभाग, समाज, परिवार, संतान और शासन, मतलब जवान आपस में जब है तो विभाग में भी उसके जो है विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो तालमेल बिठाना, उसके साथ संपर्क में आता है। जी जी जी। दूसरा, समाज में भी वो अपने आप को कंपेयर करता है कि उसके साथी जो साथ पढ़ने वाले थे या उसके साथी कहाँ हैं, आजकल क्या है। परिवार में भी एक मानसिक दबाव है कि हम ये कहें कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो परिवार में लड़ा गया था, तो ये जो हमारे जवान हैं ये बाहरी क्षेत्र से भी लड़ रहे हैं, आंतरिक क्षेत्र से भी लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ रहे हैं। जिनके परिवारों को जब देखें तो भाई और जो पूरे भतीजे हैं वो इन्हीं के जो बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं या गांव वाले ही या दूसरे कस्बे वाले हैं, इनको परेशान करते हैं जी। तो एक जो सिस्टम रहता था कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उनको एक पहले उनकी समस्याओं को निराकरण कर देता था, वो सिस्टम अब बिल्कुल ही समाप्ति हो गया है कि कोई ध्यान ही नहीं देता। हर अधिकारी कर्मचारी चाहे जिले में हो चाहे वो अपने में मशगूल है जी। फिर जो संतान का भी एक कंपटीशन है, तो जो सोशल मीडिया पे या कम्युनिकेशन फास्ट है, तो रोजाना की समस्याएं जो सामने आती हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है दुधारी तलवार है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होता है तो सुबह से शाम जब 50 फ़ोन आ जाएंगे तो उसका पूरा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। बिल्कुल। और ये भी देखने में आया है कि जब वो घर से बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, मतलब छुट्टी पे गए 15 दिन की, महीने की, तो वहाँ वो वापस जब लौटते हैं तो पूरी समस्याओं से लदे हुए होते हैं, क्योंकि घर में उनको पूरी समस्याएं, तो जब जाते हैं तो उनको तब भी ब्रीफ करना चाहिए, आते हैं तो उनका एक तरीके से तब भी पूरे हालचाल जानने चाहिए। बिल्कुल।
ब्रेन वॉश मैं कहीं ना कहीं एक क्योंकि विभाग में रहे महत्वपूर्ण हैं यहाँ और पर बड़े भूमिका निभा सकता है। मैं लौटता हूँ यादव सर आपके पास। डॉक्टर रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, भार्गव सर और यादव सर ने कई बातों का जिक्र किया। इससे इतर जिन क्षेत्रों में जवानों की तैनाती होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ का सामाजिक ताना बाना अगर जवान के प्रतिकूल है तो क्या उसको परिवर्तित करने में कोई ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनको अगर अपनाया जाए, जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो जवानों की जो मेंटल स्टेज है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल सके? सर, इससे पहले अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि इनका आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर लें जी जी जी, किस जवान में इस तरह के तनाव ज्यादा बढ़े हुए हैं जी तो वो ज्यादा हमारे लिए समीचीन होगा। मतलब जी, जैसे आप कैसे पहचाने कि कोई जवान मानसिक रूप से बीमार हो रहा है या मानसिक बीमारी से ग्रसित है, तो बहुत छोटी सी बात है। अचानक उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई दे, बहुत एक्टिव बहुत अनएक्टिव हो जाए, या बहुत अनएक्टिव बहुत एक्टिव हो जाए, गुमसुम रहने लगे, बात बात में गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़ा होने लगे, निराशा की बातें करने लगे, अकेले रहने लगे, किसी से बात ही ना करे, परिवार और भविष्य के लिए हमेशा नकारात्मक बातें करे, बात बात में रोने लगे, या जीवन बोझ उसे लगने लगे, और साथियों के मजाक को भी जो ना टॉलरेट कर सके। ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जवान मानसिक रोग की तरफ बढ़ रहा है या मानसिक तनाव से बहुत ग्रसित है। और बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको उस टीम से थोड़ा अलग करें और उसके ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान दें तो शायद हम बहुत सारी रेमेडीज दे पाएंगे। क्योंकि आपने जो कहा भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की सुविधाएं हैं, उसमें शायद हम बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उनको बहुत से मनोरंजन के साधन दें, उनको बहुत अच्छी हाई प्रोटीन डाइट पहुंचाएं और उनको खुश होने के मंत्र दें कुछ ऐसे, और कैसे अपने आप को वातावरण से समायोजित करना है। देखिए, एक बात है, जिसने भी सेना में या इसमें नौकरी की तो वो ये जानता है कि मेरी लाइफ हमेशा रिस्क पर है, लेकिन अगर उसके स्ट्रेसेस को हम कर पाए, उसको बोलने का अवसर दें, उसको बताने का अवसर दें, उसको एंजॉय करने दें, तो बहुत सी चीजें निकल जाती है। तो ये मान के तो चलता है रिस्क में तो मुझे रहना है, लेकिन जैसा कि अभी एक और बात कही थी उन्होंने, यादव साहब ने, कि उनको अगर, या उसके पहले उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने में हम छोटी छोटी छुट्टियां दें। जी जी जी, लेकिन उन छुट्टियों के बाद जब आए तो प्री एंड पोस्ट उनकी काउंसलिंग हो, प्री जाने से पहले कि देखो कुछ ऐसी समस्याएं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दुर्भाग्य ये कि सारे विश्व के लोग जब समस्याएं आती है तो दे थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे उन समस्याओं के। और मैं कहता हूँ अगर सॉल्यूशन की तरफ आप अपना ध्यान लगा दें कि अगर जैसे परिवार की कोई समस्या और हम यहाँ बैठे तो वहां बैठ के हम नहीं सॉल्व कर सकते, जब हम आएंगे तब हम उस पर विचार करेंगे। तो उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, वैवाहिक समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से शायद उनको स्ट्रेस कम है। यहाँ जो वर्किंग कंडीशन में है उनका स्ट्रेस ज्यादा जी। और ये जो समस्याएं परिवार वाले कम्युनिकेट करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि किसी बहाने उसको छुट्टी प्राप्त हो जाए, तो हम उसका भविष्य सिक्योर करें, उसके भविष्य के प्रति आशान्वित उसको बनाएं, उसको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा देश की जिम्मेदारियों के प्रति उसको लगाएं। और ये कहें कि परिवार की जिम्मेदारी तो शासन देख रहा है, शासन उनकी मदद करने को तैयार बैठा है। अगर ये एश्योरेंस और इस तरह की बातें हम करें तो उसका बहुत सा स्ट्रेस कम होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें ये जो घटनाएं होती है, क्योंकि एक दिन में किसी का स्ट्रेस इतना नहीं ब्लास्ट होता है जी जी, कई 15 दिन से महीने भर से तनाव में रहता है, तब इसका परिणाम होता है या तो खुद को मारेगा या दूसरों को मार देगा। बिल्कुल। भार्गव सर, क्या विभागीय स्तर पर यह संभव हो सकता है कि हम इस तरह से जवानों को पहले आइडेंटिफाई कर ले कि कहाँ कौन कितना परेशान है, उसकी परेशानी किस तरह की है, क्या कैंपों में समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए वो उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है, ताकि हम उन चीज़ों को सही कर सकें, उस जवान को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ये संभव है? देखिए, कुछ हद तक ये संभव है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जवान को अगर एक प्रॉपर हियरिंग मिल जाए, अगर उसका अधिकारी उससे एक 5 मिनट भी अगर उससे बात कर ले, उसकी समस्या को खाली सुन भी अगर लेगा, तो जवान का स्ट्रेस लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है। ये अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर कि जवान ऐसे इलाके में पड़ा है जहाँ पर उसकी अपने ऊपर के अधिकारी से महीनों मुलाकात नहीं होती है, उसके पास अपने अधिकारियों तक बात पहुँचाने का कोई जरिया नहीं होता है। उस हालत में ना तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही वो अधिकारी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके जो वातावरण है उसको चेंज कर सकता है, या उसकी जो मानसिक परिस्थिति है, स्थिति है, उसमें कोई
दखल दे सकता है। जरूरी है कि जो भी हमारी लीडरशिप है, जिसे हम कहते हैं जूनियर लीडरशिप का मतलब कंपनी कमांडर या उससे ऊपर कमांड तक के अधिकारी वो जूनियर लीडरशिप में आते हैं, उनका अपने जवानों के साथ में एक अच्छा तालमेल हो, उसके साथ में उनकी रेगुलर कांटेक्ट हो। और ये मैं भी एक चीज और भी कहता हूँ कि अगर कंपनी कमांडर या उस तरह के अधिकारी, कमांडेंट लेवल तक के अधिकारी अगर जवानों से रेगुलर बात करते हैं, तो वो जो उन्होंने कहा ना आइडेंटिफिकेशन वाली बात कि ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है जो कि मानसिक तौर के ऊपर बीमार है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यादव सर, एक और चीज ये भी कि लगातार हम ये सुनते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग की बात होती है, मनोरंजन के साधनों को विकसित करने की बात होती है, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा या प्राणायाम का जिक्र होता है, लेकिन क्या ये सारी चीजें उतनी कारगर साबित हो नहीं पाती हैं? ये चीज़ें तो कारगर हैं, लेकिन हम उसको किसी प्रकार से लागू नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी भार्गव साहब ने बताया कि जैसे मान लीजिए हम एक सामान्य दरबार लगा के कोई भी कंपनी कमांडर या कमांडेंट या सीनियर अधिकारी भी, चाहे आईजी हों, एडिशनल डीजी हों, यदि वो सामान्य दरबार लगा के एक बार सामान्य समस्याएं भी पूछ लेते हैं तो उससे काफ़ी समस्याएं तो वैसे ही उनकी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी एक, यदि उनको कॉमन एड्रेस भी कर देते हैं भाई ये ऐसी ऐसी समस्याएं तो हर एक के साथ हैं, कुछ के साथ ऐसे हैं, तो वो उससे भी दूर हो जाती हैं। जो आजकल ये हो गया है कि जो जूनियर लीडरशिप में और सीनियर लीडरशिप दोनों ही की में चीज़ों में एक गैप आ जाता है, और वो गैप इस जो नक्सल क्षेत्र में उसमें ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने आने की एक अपने आप में ही एक नया ऑपरेशन है कि वहाँ पे जाए कोई अधिकारी, फिर वापस लौटे, फिर वहाँ पे वो करे। जो सीनियर अधिकारी हैं, जूनियर अधिकारी में भी फिर वो रैंक हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि या तो वैकेंसी हैं या फिर उनकी कहीं और पोस्टिंग हो गई हैं, वो इस प्रकार की भी समस्या है। तो हम देखते हैं कि जितने वो अधिकारी वहाँ पे होने चाहिए वो उतने अधिकारी वहाँ होते नहीं हैं। तो जो आपसी उनसे एक जो सामान्य बातचीत रोजाना जो रहती है वो उनमें बातचीत नहीं होती। और एक जो दरबार और एक जो पहले प्रथा चलती थी, अभी भी चलती है कि बड़ा खाने में मतलब कि सीनियर अधिकारी या जो अधिकारी हैं वो जवानों को भोजन परोसते थे, उनके साथ बैठ के खाते थे। यदि 6 महीने में भी, साल भर में भी एक कंपनी में एक बार 2 बार ये बहुत सामान्य बड़ा खाना हो जाता है, तो उसमें वो जवानों के साथ घुल मिल जाता है, बातचीत कर लेता है, उनके जो टैलेंट है वो भी उभर के आ जाते हैं, गाना बजाना हो जाता है। जी। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम उनको लागू समय पे कर पाने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं। डॉक्टर रजनीश, एक और चीज में ये समझना चाहूंगा, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति होती है, वो अगर किसी घटना को होता देखता है तो उसके मन मस्तिष्क में बस जाती है। ऐसी ही ये घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं जो जवानों के द्वारा घटित की जा रही है कि कहीं किसी जवान को छुट्टी नहीं मिली, वो उस स्ट्रेस पे था, उसने अपने सीनियर अधिकारी या जवानों को गोली मार दी। अब ये इस तरह के ट्रेंड जो बढ़ रहे हैं, इनको रोक पाना एक बड़ी चुनौती है। कैसे ये ब्रेक किया जा सकता है? सर, मैंने निवेदन किया अभी आपसे फिर कि आइडेंटिफिकेशन के लिए उच्चाधिकारियों की जरूरत नहीं है। अगर हम जब जहां से डिप्लॉयड कर रहे हैं कंपनी को, तो उसके हर कर्मचारी को, हर जवान को ये बात समझाएं कि अपने जवानों में आपस में ध्यान रखिए। किसी जवान में आप कोई नवीनता देखते हैं, कोई अलग व्यवहार देखते हैं, कोई एबनॉर्मलिटी देखते हैं, तो तुरंत अपने कंपनी कमांडर को बताएं। उस कंपनी कमांडर को ये कहा जाए कि जैसे ही इस तरह का कोई जवान मिलता है उसको वहां से हटाकर मेडिकल टीम के पास भेज दिया जाए। तो काफी दस्ती समस्या, जरूरी नहीं कि ऊपर से डीआईजी या आईजी और वो जाकर उनको आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल। आपस में जो जवान है, अगर वो ये जवान जानते हैं, ये पहचानते हैं कि एक दूसरे में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें अपने कंपनी कमांडर को, जो वहां पर लोकल कंपनी कमांडर है उस एरिया में जो उनके साथ रह रहा है, वो उसके साथ बात करें। क्योंकि आधे कैथार्सिस निकल जाते हैं। जब जैसे अगर आपने किसी से बात अपनी कह ली, अपने दुख किसी को बता लिया, तो आधा दुख तो वहीं हल्का हो जाता है। बिल्कुल। अगर वो कंपनी कमांडर उसके साथ बैठ के चाय पी ले, नाश्ता कर ले, और मैं तो कह रहा हूँ सब बैठ के एक टाइम चाय पिए या खाना खाएं जब टाइम मिले, और बैठ के बातें करें,
और अपने आपस में हम पहचाने कि हमारे किस जवान में ये नवीन व्यवहार दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल, अकेला हो आपस गया में है। घुलना मिलना अगर ठीक तरीके से होता रहा, अधिकारियों और अब जवानों के बीच का जो एक गैप है वो अगर कम हुआ तो शायद ये सारी चीजें नहीं होंगी। भार्गव सर, एक और चीज कि आप लोग जब पहले पायदान पर कदम रखते थे तब आपको सेवा, समर्पण, संघर्ष ये सारी चीजें बता दी जाती थी, आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाता था कि हमें देश सेवा के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन क्या जो प्रेशर होता है उसे कैसे रिलीज करना है, इसके बारे में भी क्या कुछ बताया जाता था? हाँ, देखिए, हम लोग जब भी बेसिक ट्रेनिंग होती है अफसरों की, उनको जो मैन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, यानी अपने जवानों को किस तरह से आपने मेंटली, फिजिकली और प्रोफेशनली उनको अप टू डेट रखना है, ये हमें बताया जाता था। और उसके अंदर ये भी शामिल होता था कि अगर कोई जवान में कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, कुछ अनयूजुअल चीज दिखाई दे रही है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस वजह से हो सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि जवान किसी घर की परेशानी से नहीं है, किसी और परेशानी से नहीं, लेकिन अपनी किसी फिजिकल दिक्कत से या कोई अपनी उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उससे भी परेशान होता था। तो उस चीजें हम लोगों को सिखाई जाती थी मैन मैनेजमेंट के अंदर में, क्योंकि हमें जाते ही सबसे पहले ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 136 आदमियों को कमांड करना होता था। बिल्कुल। तो उन 136 आदमियों के साथ में प्रॉब्लम भी 136 होती थी, तो उनसे कैसे निपटा जाए, क्या उसका तरीका है, किस तरह से उसे समझा जाए, ये हमें सिखाया जाता है। बिल्कुल, और अब उसका शायद इस्तेमाल सही तरीके से हो, ये दरकार अब हमें नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समस्या बेहद विकट है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जवान शायद अपने आप में धंसता चला जाता है, उभर नहीं पाता है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।